दोस्तों थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। आज का थंबनेल बड़ा ही डिफरेंट है। वैसे तो आप यूट्यूब पे देखते होंगे कि कई सारे वीडियोस मिलते हैं आपको, जिनमें बताया जाता है कि स्टॉक मार्केट में कैसे आपको अपने पैसे को डबल करना है, ट्रिपल करना है, बढ़ाना है। लेकिन आज का जो हमारा स्पेशल वीडियो है, इसमें हम आपको ऐसे 10 वो मिस्टेक्स बताने वाले हैं जो आप करते हैं तो आपके पैसे डूबने के पूरे आसार रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो गलतियां जनरली लोग करते हैं वो गलतियां आप सभी को बताई जाएं, और इनमें से अगर आपको लगता है कि इन 10 में से कोई सी 1 या 2 या 4 गलतियां आपने भी की हैं तो कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाली गलतियां आपने की हैं, और जो गलतियां नहीं की हैं उनके लिए अभी से सावधान हो जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। मैं हूं मधु कुलश्रेष्ठ और आपके सामने लेकर के आया हूं एक और नया वीडियो। दोस्तों सबसे पहला जो सबसे आसान तरीका है पैसा डुबोने का स्टॉक मार्केट के अंदर, वो है बाइंग पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स यानी कि वो स्टॉक्स जिनका प्राइस 1 रुपये से लेकर के और 10 रुपये के बीच में होता है। तो जनरली ऐसा होता है, जब भी कोई न्यू पर्सन डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो वो जनरली यही देखते हैं कि छोटे इन्वेस्टमेंट में कौन से शेयर्स में परचेज कर सकता हूँ। तो छोटे छोटे शेयर्स को वो ढूंढते हैं। तो यानी कि रेंज वो देखते हैं 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये तक के जो शेयर्स हैं उन्हें वो देखते हैं। अब जनरली दोस्तों जो इतने छोटे शेयर्स होते हैं उनका मूवमेंट बहुत ही गड़बड़ होता है। कभी तो वो शेयर 1 रुपये से 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये चला जाता है। छोटे छोटे शेयर जैसे जेपी एसोसिएट हो गया, HDIL हो गया, यानी जिन शेयर्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे शेयर्स बहुत कम दाम में मिल रहे होते हैं तो जनरली लोग उनको बाई कर लेते हैं, ये देखकर कि यार आज 2 रुपये का शेयर है, अगर 5 रुपये हो गया या 6 रुपये हो गया तो हमारा जो पैसा है वो 2 गुना या 3 गुना हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने के साथ साथ वो ये भूल जाते हैं कि ये शेयर इतना नीचे क्यों है, उसकी वजह जाने बिना वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर हो सकते हैं पेनी स्टॉक्स, अगर आपने उनकी अच्छे से रिसर्च नहीं की है। अब आते हैं दूसरी मिस्टेक पे। दूसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विदाउट रिसर्च। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टॉक्स हमने खरीद लिए, हमें लगा कि ये अच्छे स्टॉक्स हैं, और खरीदने के बाद वो स्टॉक मान लीजिए 300 रुपये पर कोई हमने शेयर खरीदा और वो धीरे से 250 या 225 पे आ गया। अब ज़्यादा रिसर्च हमने की नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ा सा आइडिया था कि अच्छा स्टॉक है, चलेगा। तो हम सोचते हैं चलो ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा अमाउंट के शेयर्स हैं तो ऐसा करते हैं कि इनको होल्ड कर लेते हैं। अभी नहीं बढ़ा कोई बात नहीं, महीने 2 महीने बढ़ेगा, 6 महीने बढ़ेगा, 1 साल में तो बढ़ ही जाएगा। मतलब नोविस ट्रेडर जो होता है, नए जो लोग होते हैं, उनके लिए लॉन्ग टर्म का मतलब एक्चुअल लॉन्ग टर्म नहीं होता है। वो 1 ईयर या 1.5 ईयर को ही लॉन्ग टर्म्स मान लेते हैं। तो ऐसा करके वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम पे उन शेयर्स को होल्ड कर लेते हैं, और दोस्तों वो शेयर फिर उसके बाद कभी भी अपने उस बाइंग प्राइस पे नहीं जा पाता है, और इस तरीके से वो भी एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर बन जाता है। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि है तो बड़ा कॉमन सा, लेकिन आप सोचेंगे कि ये वेल्थ डिस्ट्रॉय कैसे हो सकता है, बट इसमें भी कभी कभी वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है। जी हाँ, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरी जो मिस्टेक है, वो है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की। वैसे तो जनरली आप सभी को यही बताया जाता है कि अगर आपको रिस्क मैनेज करने का तरीका नहीं मालूम, स्टॉक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कौन सा स्टॉक लें कौन सा ना लें, तो फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। लेकिन दोस्तों कई बार मेरे कई सारे क्लाइंट्स से मेरी बात हुई है, कई सारे फ्रेंड्स से मेरी बात हुई है, जो कहते हैं कि अरे यार म्यूचुअल फंड में क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया था और सिर्फ 5 या 7% का रिटर्न आ रहा है, इतना समय हो गया, 3-4 साल हो गए। तो दोस्तों ऐसा क्या हो गया उनके साथ, या ऐसा क्या हो जाता है कि म्यूचुअल फंड भी रिटर्न्स नहीं दे पाते। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। जनरली लोग क्या करते हैं, जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास होता है तब आप देखेंगे कि हर जगह स्टॉक मार्केट की बज़ चल रही होती है। अगर आप देखेंगे न्यूज़पेपर में आए दिन सेंसेक्स, निफ्टी, इन सभी के बारे में आता रहेगा। इसके अलावा मैगजीन्स में, ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे, हर जगह स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स की बातें ही चलती रहती हैं। तो अर्ज जो आती है इन्वेस्टमेंट करने की, वो एक नॉर्मल पर्सन को तभी आती है जब मार्केट बढ़ रहा होता है या फिर ऑल टाइम हाई के आसपास होता है, क्योंकि तभी इतनी ज़्यादा बातें चल रही होती हैं। तो फिर वो सोचता है यार मार्केट में तो बहुत पैसा है, चलो मैं भी लगा देता हूँ। तो ज़्यादातर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट लमसम जो अमाउंट करते हैं वो गलत टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो ऐसा जो इन्वेस्टमेंट जो मार्केट
हाई जब हो उस टाइम पे किया जाए तो वो आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे पाता। अब ये समझ लीजिए, अगर आपने मार्च में इन्वेस्टमेंट किया था या अप्रैल में भी इन्वेस्टमेंट किया था तो वो इन्वेस्टमेंट तो आज की डेट में बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। विद इन 6 मंथ 30 to 40% के रिटर्न आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया था जब पिछली बार मार्केट हाई था, जब पिछली बार मार्केट ने हाई बनाया था 12,500 का, उस टाइम पे अगर किया था तो वो इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाएगा। दोस्तों ये थी तीसरा पॉइंट, म्यूचुअल फंड्स। चौथा जो पॉइंट हम बात करने वाले हैं इसके बारे में आप बहुत सारे लोग पहले से ही जानते हैं कि ये बहुत ही रिस्की चीज़ होते हैं। जी हाँ, आपने सही समझा है, ये हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शंस ऐसी सिक्योरिटीज़ हैं जिनके अंदर आपको सबसे ज़्यादा लॉस होने के चांसेस रहते हैं। ऑप्शंस और फ्यूचर्स को सबसे ज़्यादा रिस्की सेगमेंट कहा जाता है इस स्टॉक मार्केट का। तो अगर आप नेकेड बाइंग करते हैं, नेकेड सेलिंग करते हैं, यानी कि आप सिर्फ स्पेकुलेशन करते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉस होने के चांसेस हैं। बट अगर आप हेज करके इन ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों को मिला करके, या फिर ऑप्शंस को भी हेज करके अगर आप इन्हें परचेज करते हैं या फिर इनमें एंट्री लेते हैं, तो फिर आपके लिए ये वेल्थ बिल्डर का भी काम कर सकते हैं। बट अदरवाइज ये भी वेल्थ डिस्ट्रॉयर ही होते हैं। तो अगर आपने हमारी कुछ सर्विसेज ली हैं जिनमें हम आपको हेज करके पोजीशंस क्रिएट करवाते हैं, तो आप हेजिंग का मतलब जरूर समझ गए होंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप हमारे जो इन्फॉर्मेटिव चैनल्स हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है कमोडिटी ट्रेडिंग। अब कमोडिटी क्या चीज़ है? कमोडिटी में देखिए कई सारी चीज़ें आती हैं। बहुत सारे लोग जो नए ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं उनको यही नहीं पता होता है कि स्टॉक मार्केट में किस किस में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और कभी उन्होंने किया भी नहीं होता है। लेकिन जब एकदम से किसी को पता पड़ता है कि कमोडिटी में तो बहुत पैसा है, इन्वेस्टमेंट तो कमोडिटी में ज़्यादा है लेकिन पैसा भी बहुत है, तो इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं कि बिना जाने कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हैं। कमोडिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? मेनली आता है गोल्ड, सिल्वर, दो तो ये हो गए। इसके बाद बेस मेटल्स आते हैं, निकल, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, कॉपर। उसके बाद नेचुरल गैस हो गया, और अब तो रबर के फ्यूचर्स ने भी ट्रेड करना शुरू कर दिया है आज से। और इसके अलावा नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ये सारे जो हैं ये सब कमोडिटी में आते हैं। तो कमोडिटी को ट्रेड करने के लिए इसके बारे में डिटेल्ड नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि कमोडिटी जो ट्रेड करती है ये ग्लोबल सिनेरियो में पे ट्रेड करती है। यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है कि इंडिया के अंदर क्या चल रहा है या यहाँ पर कैसी डिमांड है, ये वर्ल्ड लेवल पे जो इसकी डिमांड है, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो या कॉपर हो या जिंक हो, कैसे कैसे टर्म्स चल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, कंट्रीज के बीच में क्या डिमांड और सप्लाई का रेशियो चल रहा है, उस पर ये डिपेंड करता है, प्लस न्यूज़। तो ये सारी चीज़ें ट्रैक करना एक नोविस ट्रेडर के लिए इजी नहीं होता, और इसीलिए कमोडिटी ट्रेडिंग भी कभी कभी वेल्थ डिस्ट्रॉयर बन जाती है। तो अगला पॉइंट जो सर हम बात करने वाले हैं वो है स्टॉक्स के बारे में, बाइंग द स्टॉक्स विच आर ब्रेकिंग सर्किट्स। तो दोस्तों कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि किसी स्टॉक का मान लीजिए 20% का सर्किट है। अब 20% का सर्किट है, लेकिन वो दिखने में तो 20% सर्किट है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो 20% का सर्किट भी ब्रेक हो जाता है, 25 से 30% वो शेयर बढ़ जाता है। तो आप सोचते हैं यार इसका तो कोई सर्किट ही नहीं है, तो फिर आप कभी कभी ऐसे स्टॉक्स में एंटर कर जाते हैं, और ये जनरली लार्ज कैप या मिड कैप में ही होता है। तो इन शेयर्स में जब आप एंटर करते हैं तो वो उस टाइम पे 30 से 40% बढ़ा हुआ होता है, चाहे वो बैंकिंग का शेयर हो। मोस्टली बैंकिंग में जैसे कभी कभी स्पेशल न्यूज आ जाती है कि गवर्नमेंट जो है इनको एक्स्ट्रा फंड दे रहा है, तो ऐसे टाइम पे जो शेयर सर्किट ब्रेक करके बढ़ जाते हैं और उसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वो प्राइस भी रेयर ही दोबारा आ पाता है। तो ऐसे स्टॉक्स में भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगला जो वेल्थ डिस्ट्रॉयर है वो है ऐसे स्टॉक्स जो बार बार सर्किट लगाते हैं। तो सर्किट वाले जो स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि आपने अगर देखा, आज देखा आपने कोई स्टॉक था वो 10 रुपए पे चल रहा था, कल देखा वो 5% बढ़ गया, परसों देखा 5% बढ़ गया, यानी कि डेली आप देख रहे हैं 10 रुपए से देखते देखते आपने देखा यार 10 रुपए से देख रहा हूँ 15 रुपए आ गया, यानी कि ये तो 50% का गेन दे दिया इसने विद इन 10 to 12 डेज, इतनी जल्दी इतना गेन। तो फिर आपको लगता है कि यार ऐसा स्टॉक तो मुझे जरूर ले लेना चाहिए, कि 10 रुपए के स्टॉक अगर मैं 1000 ले लेता तो 10,000 का इन्वेस्टमेंट था, 15,000 हो गए होते। तो ऐसा सोच करके नोविस ट्रेडर उसमें एंटर कर जाते हैं 15 रुपए पे। और एक बात तो आप जानते हैं, अगर कोई चीज़ अगर 50% बढ़ी है तो वो कम से कम 30% डाउन भी हो सकती है। तो बढ़ती है 50 और आती है 30,
लेकिन 30 आती है वो 15 रुपये की। तो 15 रुपये से 30% अगर आप मानेंगे तो वो 4 साढ़े 4 रुपये नीचे आ जाती है, यानी लौट करके वो वहीं आ जाती है जहाँ से वो चली थी। तो ऐसे में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो वहीं पे फंस जाता है और आपका जो वेल्थ है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसे स्टॉक्स जो बहुत लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं या फिर लगातार गिरते ही चले जा रहे हैं, यानी कि ये भागते घोड़े की सवारी होती है, एक बार चढ़ गए तो फिर मौका नहीं देगा, और अगर नीचे चलना शुरू हो गया तब भी आपको उतरने का मौका नहीं देगा। तो इस तरीके के जो शेयर्स होते हैं इनमें आपको बचना चाहिए, और अगर इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो नेक्स्ट मिस्टेक जनरली लोग करते हैं वो है टेकिंग एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड्स। तो जनरली क्या होता है, कोई भी अगर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो वो अकेला इन्वेस्ट नहीं करता है, कोई ना कोई उसके जान पहचान वाला, कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड वो ज़रूर होते हैं जो उनको या तो गाइड करते हैं या फिर वो उन्हें गाइड करते हैं। तो कई बार ये होता है किसी फ्रेंड ने बताया, अरे यार ये न्यूज़ आई है और इस शेयर की ये न्यूज़ है और ये तो ज़रूर बढ़ेगा। इसको मान लीजिए किसी कंपनी को कोई ऑर्डर मिल गया, 20,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है तो इसका मतलब तो ये शेयर बढ़ेगा, और आप भी देखते हैं कि यार ऑर्डर मिल गया और आज तो 8% ऊपर है। तो फिर आप ऐसे शेयर में न्यूज़ बेस्ड या फिर किसी फ्रेंड ने बता दिया या टीवी में देख लिया तो उसे देख करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम तो वो बढ़ा हुआ दिखता है। लेकिन कुछ समय बाद आप नोटिस करते हैं कि यार ये उसी दिन बढ़ा था, उस दिन के बाद से तो लगातार गिर रहा है, और जिस प्राइस पे बढ़कर के आया था, जहां से बढ़ा था अगर 200 था और 8% बढ़ के 216 हुआ था तो दोबारा से 190 पे आ गया। तो ऐसे शेयर्स में भी आपको इंस्टेंटली अर्ज दे करके, कभी आपको एकदम से लगे कि अरे यार ये तो परचेज कर लेना चाहिए, कोई न्यूज़ आ गई, तो ऐसे शेयर्स में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वो भी कभी कभी आपके वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगला जो तरीका है दोस्तों वो है टेकिंग एडवाइस फ्रॉम इंदौर बेस्ड कंपनीज। दोस्तों कई बार ये देखा गया है, ऑलमोस्ट 95 to 100 केसेस में देखा गया है कि जो लोग नए डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं उनके पास ज़रूर इंदौर से, अहमदाबाद से या फिर छत्तीसगढ़ से, ऐसी किसी ना किसी जगह से उनके पास एडवाइजरी की कॉल्स आ जाती हैं, और वो लोग आपको कन्विंस करते हैं कि सर आप बस 50,000 लगा दीजिए और एक महीने में 40 से 50,000 का आपको रिटर्न मिल जाएगा, यानी कि 50 से 1 लाख हो जाएंगे आपके, और हमारी सर्विस का चार्ज कितना है कि सर 10,000 रुपये हमारा चार्ज है। तो वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। अब कन्विंस वो करते हैं, और कई बार नए लोग जो कि इस चाहत में आए हुए होते हैं स्टॉक मार्केट में कि कम से कम मुझे महीने के 30 से 40,000 या 20 से 25,000 मुझे कम से कम यहाँ से मिल जाएं और सिर्फ 50,000 का इन्वेस्टमेंट हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसा सुनकर उनके अंदर भी लालच आ जाता है और वो ऐसी एडवाइजरी से सर्विसेज ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो जो उनके 50,000 होते हैं वो भी चले जाते हैं, उसके बाद भी जो उन्होंने चेक डाले होते हैं वो भी सारे, सब पैसा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आपको एडवाइजरी जब भी आप चूज करें तो पहले आप उस एडवाइजरी का जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो देखें। इसके अलावा पहले आप ये जरूर नोटिस करें, 100% ये तो जरूरी देखें कि क्या कभी आपकी किसी जान पहचान वाले फ्रेंड ने उससे सर्विस ली है, क्या उसे प्रॉफिट मिला है, तभी आप करें। ये नहीं कि किसी ने कह दिया, सुन लिया, किसी से नेट पे देख लिया, ऐसे करके किसी की एडवाइजरी ले ली। एडवाइजर्स काम आते हैं लेकिन तभी जब आप उन्हें परख लें। तो नेक्स्ट जो हमारी जो मिस्टेक है दोस्तों एक और है, और वो है इन्वेस्ट लेस एंड अर्न मोर। तो हमारे पास ग्रीड होता है, मतलब मैंने कुछ लोग देखे हैं जो नए नए मार्केट में आते हैं, हमारे पास फ़ोन भी आते हैं कई सारे लोगों के, हमारी सपोर्ट टीम बताती है कि सर ऐसे ऐसे लोग फ़ोन करते हैं कि 10,000 का अमाउंट है और चाहते हैं कि डेली कम से कम 1,000 रुपये तो आ जाए। तो अब आप 10,000 की अमाउंट पे डेली का 1,000 कमाना चाहते हैं, यानी कि महीने में 20-21 ट्रेडिंग डेज में 21,000, 10,000 लगा करके 21,000 रुपये यहाँ से निकालना चाहते हैं। अगर इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी सबको मिल जाए तो फिर हर आदमी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। फिर बाकी सब जो बिजनेस चल रहे हैं, फिजिकल बिजनेस चल रहे हैं, लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो सब तो करने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों मैं नए लोगों के लिए सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि वो ऐसे अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स के लिए जो माइंड में उन्होंने सिचुएशन बना रखी है कि ऐसा ऐसे होगा, इतना इतना प्रॉफिट आएगा, ये इतनी अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट स्टॉक मार्केट से नहीं मिलती है, और अगर मिलती भी है तो शॉर्ट टर्म में मिलती है, कभी कभी आपको मिल सकती है। जैसे आपको याद होगा हमने एक पॉडकास्ट बनाया था, उसमें हमने बताया था कि रुचि सोया में किस तरीके से एक रियल पर्सन ने, मतलब ये एक रियल स्टोरी थी, रियल पर्सन ने रुचि सोया के अंदर 40,000 का इन्वेस्टमेंट करके 17.5 लाख का वहां से पैसा बनाया था,
और उसने वो विड्रॉ किया था 17.5 लाख। तो ये इतना बड़ा जो अमाउंट था वो इसके लाइफ में एकदम अचानक से हो गया, सडन हो गया। और ये कभी कभी ऐसा होता है, ये हर बार नहीं होता है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप रेगुलर इनकम चाहते हैं तो आप इस तरीके के अनएक्सपेक्टेड अनरियलिस्टिक रिटर्न्स के बारे में सोच के ना चलें। आप ये सोच के चलें कि मुझे अगर महीने का 5% भी मिलता है तो साल का 60% हो गया। अगर एफडी में डालेंगे तो पूरे साल में 5% देगी, 5 भी नहीं देगी, 4.5% या 4.75% का इस वक्त रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है इंटरेस्ट का। तो आप अगर साल में 20% भी निकालते हैं, 30% निकालते हैं, 40% निकालते हैं तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न माना जाता है। अगर आपका कैपिटल सेफ है और कैपिटल आपका इंक्रीज भी हो रहा है तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती है। तो ये जो लास्ट पॉइंट है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। तो लास्ट पॉइंट है नो स्टॉप लॉस। जी हाँ, ये एक बहुत ब्लंडर मिस्टेक होती है, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ बाई कर ली और उसमें ऐसा कुछ नहीं लगाया, करे देख लेंगे जहाँ जाएगा। मतलब मन में आपके है कि ये तो बढ़ेगा ही। आपने मान लीजिए HDFC बैंक खरीद लिया, 1400 रुपये पे चल रहा है, तो आपने सोचा चलो खरीद लेते हैं, 100 शेयर खरीद लेते हैं इंट्राडे में, और ऐसा कुछ लगाया नहीं कि देख लेंगे अगर ये 10 रुपये भी बढ़ गया तो 1000 रुपये आ जाएंगे। अब आपने उसमें ऐसा लगाया नहीं, अब 1400 से वो खिसक खिसक के 1390 आ गया, अब 1000 रुपये का लॉस दे रहा है। ऐसा तो आपने लगाया नहीं, आपने कहा चलो कोई बात नहीं, 1000 रुपये का हम टारगेट ले रहे थे, 1000 का एसएल भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो ज़्यादा रिस्क है नहीं अभी तक। तो फिर आपने सोचा कि चलो चाय पी लेता हूँ, इतनी देर में आप चाय पीने गए, लौट के आए तो देखा कि 1375 रुपये आ गया। अब आप सोचते हैं अरे ये क्या हुआ, मतलब 35 पॉइंट नीचे आ गया, यानी कि सीधे सीधे 3500 का लॉस हो रहा है। अब आपको समझ में नहीं आता कि लॉस बुक करूँ या ना करूँ। मतलब लॉस होने के बाद बुक करना बड़ा ही मुश्किल लगता है, प्रॉफिट होने के बाद बुक करना तो बहुत ईजी होता है। अगर 500 का भी प्रॉफिट मिल रहा होगा, 1000 का भी प्रॉफिट मिल रहा होगा तो ये लगता है कि चलो यार जो मिल रहा है निकाल लो। लेकिन लॉस 3500 का भी होगा तब भी सोचेंगे कि तो रुक जाऊँ, शायद कुछ लॉस कम हो जाए, और उसके चक्कर में और ज़्यादा लॉस बढ़ जाता है। तो हमारी आपको यही एडवाइस है कि स्टॉप लॉस को, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को आप लगा के रखें अपने ट्रेड्स में। और अगर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो उसमें भी विद रिसर्च करें। अब जैसे आपने देखा होगा हमारी जो MyWay की जो सर्विस है, MyWay में सारे लार्ज कैप के और मिड कैप के स्टॉक्स हैं। उन स्टॉक्स में से ये लगा लीजिए 3 स्टॉक तो अभी तक डबल हो चुके हैं और सारे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं। और रिटर्न जो आ रहा है लार्ज कैप पे 55% का रिटर्न आ रहा है। इसके अलावा जो पेनी प्लस स्टॉक्स हैं, जो कि छोटे स्टॉक्स हैं, पेनी स्टॉक्स तो 1 रुपये से 10 रुपये के बीच में होते हैं। हमने एक नई कैटेगरी बनाई थी पेनी प्लस स्टॉक्स, जो कि 20 रुपीज़ से लेकर के 50 रुपीज़ तक की रेंज में होते हैं। अब उन स्टॉक्स का रिटर्न देखिए, ये हमने शायद 3-4 महीने पहले ही दिए हैं, 5 महीने होंगे लास्ट। 5 महीने के अंदर 4 स्टॉक तो उसमें से डबल हो चुके और 1 स्टॉक तो ट्रिपल भी हो चुका उनमें से। और इसमें भी सारे स्टॉक्स डिविडेंड पेइंग है, और डिविडेंड भी हल्का फुल्का नहीं, अच्छा खासा डिविडेंड सभी स्टॉक्स दे रहे हैं। तो डिविडेंड भी लेते जाइए, प्रॉफिट भी लेते जाइए, उस पोर्टफोलियो का रिटर्न आ रहा है 75% का। अब ये रिटर्न्स आपको तभी मिल सकते हैं जब आप रिसर्च करके बैठेंगे। तो इसीलिए हमारी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास समय है तो पहले रिसर्च कीजिए, हर एक चीज़ पे फोकस कीजिए, रिस्क क्या है, कितना मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो इन्वेस्टेड अमाउंट कहीं बोरोड मनी तो नहीं है, ये सारी मिस्टेक्स आप ना करें। और अगर आपके पास रिसर्च के लिए समय नहीं है तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, विजिट कीजिए, जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसे लीजिए। लेकिन अपने पैसे को जहाँ भी इन्वेस्ट कीजिए सेफली कीजिए, अपनी कैपिटल को एप्रिसिएशन के लिए डालिए, ना कि डेप्रिसिएशन के लिए, क्योंकि ये आपका ओवरऑल हार्ड अर्नड मनी है, पैसा आप मेहनत से कमाते हैं, तो उसे पैसे को इस तरीके से मत गंवाइए। मैंने कई बार देखा है, ज़्यादातर केसेस में एक बार पैसा जेब में से निकल के और डीमैट अकाउंट में पहुंच गया, फिर तो पर्सन को लगता है कि ये पैसा मेरा नहीं है। मतलब उस पर ट्रेड तो इस तरीके से लेता है जैसे कि वो उसका है ही नहीं। मतलब मान लीजिए, मैंने कई सारे एग्जाम्पल देखे हैं, लोग मेरे को बताते भी हैं, मैंने देखा भी है कि किसी ने मान लीजिए 25,000 इन्वेस्ट किए किसी चीज़ में, मतलब डीमैट अकाउंट में 25,000 उसने ऐड किए, अब वो घट घट के मान लीजिए रह गए 5,000। अब 5,000 के लिए अगर आप टर्मिनल से दूर होकर के बैठे तो आपको क्या लगेगा, 5,000 का क्या करना चाहिए? कमेंट में आप दीजिएगा इसका जवाब कि 5,000 का क्या करना चाहिए। क्या 5,000 लेकर के निकल जाना चाहिए, या 5,000 को अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देना चाहिए, या फिर 5,000 को ऑप्शन ले लेना चाहिए कि अरे 5 ही तो बचे हैं, अब इतने डूब हुए तो थोड़े से और सही, ऐसा कर लेते हैं, ऑप्शन में लगा देते हैं, आएंगे तो 5 के 20 हो जाएंगे और अदरवाइज 5 के 0 हो जाएंगे। तो आप बताइए, अगर आपके पास 25,000 आपने डीमेट में डाले थे
और आज की डेट में अगर आपके पास 5,000 बचे हैं तो आप उनका किस तरह से यूटिलाइजेशन करेंगे। तो आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम स्पेशली बैंक निफ्टी ऑप्शंस और लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के बारे में आपको बहुत अच्छी रिसर्च एडवाइस देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।